परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। साथियों, आपको आपके आसमान तक पहुंचाने के लिए ही आज का हमारा यह प्रयास हो रहा है, जिसके अंतर्गत हम इंडियन पॉलिटी के खास सेक्शन मतलब अनुसूची पे बात करने वाले हैं और देखेंगे कि अनुसूची से संबंधित क्या प्रश्न बन सकते हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यह बनेगा कि कुल कितनी अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। तो कुल अनुसूचियां हैं 12। पर यदि प्रश्न बने कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो साथियों मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं। 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गईं। मतलब आज वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। बात करेंगे किस अनुसूची में क्या है और किस तरह का प्रश्न बन सकता है। तो साथियों, पहली अनुसूची आपके सामने नजर आ रही है कि राज्यों का नाम, क्षेत्र, संघ राज्य का नाम और सीमाएं। मतलब भारत में जितने भी राज्य और संघ राज्य हैं, उनके नाम, उनके क्षेत्र, उनकी सीमाएं, इन सब का वर्णन जो है अनुसूची 1 में है। ठीक, बड़ा सिंपल है। दूसरी अनुसूची है जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं, संवैधानिक पद हैं, उन्हें क्या वेतन मिलेगा, क्या भत्ता मिलेगा और उन्हें क्या विशेष अधिकार मिलेगा। इस सब की चर्चा हुई है अनुसूची 2 में। ठीक, सीधे प्रश्न आएगा कि संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते की चर्चा किस अनुसूची में हुई है। तो अनुसूची 2 में हुई है। तीसरा साथियों, संवैधानिक पदाधिकारी के शपथ का प्रारूप। जो संवैधानिक पद पे विराजमान व्यक्ति होते हैं, वो किस चीज की और किस तरह की शपथ लेंगे, इस सब का वर्णन है अनुसूची 3 में। पर मैं एक बात यहां स्पष्ट कर दूं कि कुल 3 ऐसे संवैधानिक पद हैं जिनकी शपथ का वर्णन इस अनुसूची में नहीं है। कौन से हैं वे पद? पहला है राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति और तीसरा राज्यपाल। साथियों, ये 3 संवैधानिक पद ऐसे हैं जिनकी शपथ के प्रारूप का वर्णन अनुसूची 3 में नहीं है। बात करेंगे अनुसूची 4 की। अनुसूची 4 ये बताती है कि जो राज्य और जो संघ शासित राज्य हैं, उन्हें कितना सीट आवंटित की गई है राज्यसभा में। मतलब राज्यसभा में किस राज्य से कितने लोग आएंगे, इस तरह की सीटों का आवंटन है अनुसूची 4 में। क्लियर? बात करेंगे अनुसूची 5 की। साथियों, अनुसूची 5 जो है, ये अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण की बात करती है। मतलब किसी क्षेत्र या किसी राज्य विशेष में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की संख्या यदि ज्यादा है, तो उस तरह के क्षेत्र का प्रशासन कैसे होगा, और उस तरह के क्षेत्र या राज्य के प्रशासन के लिए वहां पर एक अलग से जनजाति मंत्रालय गठित किया जाएगा। ठीक, तो ऐसे कितने राज्य हैं जहां पर अनुसूचित जाति जनजाति के विशेष नियंत्रण और उनके प्रशासन के लिए अलग से मंत्रालय बना हुआ है? तो साथियों, ऐसे 10 राज्य हैं कुल। नंबर 1 हिमाचल प्रदेश, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 गुजरात, नंबर 4 मध्य प्रदेश, नंबर 5 छत्तीसगढ़, नंबर 6 झारखंड, नंबर 7 उड़ीसा, नंबर 8 महाराष्ट्र, नंबर 9 आंध्र प्रदेश एंड नंबर 10 तेलंगाना। ये 10 राज्य ऐसे हैं जहां पर अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन के लिए अलग से मिनिस्ट्री है जो विशेष रूप से उन पर ध्यान देती है। आपको यह भी पता होना चाहिए कितने राज्य हैं, 10 हैं। कौन कौन से हैं ये नाम भी पता होना चाहिए। साथियों, अनुसूची 6 की बात करते हैं। अब अनुसूची 5 बात कर रही थी अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के विशेष प्रशासन की। अनुसूची 6 बात करती है कुछ विशेष क्षेत्रों की जो कि जनजाति बहुल्य हैं। इधर अनुसूचित जाति जनजाति के प्रशासन की बात हो रही है। यहां पर क्षेत्र मेंशन है कि कहां कहां की जनजाति का आपको विशेष रूप से प्रशासन करना है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये तो 4 राज्य हो गए। इसके अलावा दार्जिलिंग और जो गोरखा पर्वतीय क्षेत्र है, टोटल 6 क्षेत्र हैं जहां जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में अनुसूची 6 में वर्णन किया गया है। अब यदि प्रश्न आए कि अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन और उनके लिए अलग से मंत्रालय, यह बात कहां है? तो अनुसूची 5 में। बट यदि प्रश्न आए कि जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन और उसमें भी नाम मेंशन है, तो वो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, दार्जिलिंग और गोरखा क्षेत्र। यह भी प्रश्न बन सकता है कि अनुसूची 6 में शामिल राज्य कौन कौन से हैं। यह भी प्रश्न बन सकता है कि जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात किस अनुसूची में। यह भी प्रश्न बन सकता है कि एससी और एसटी की बात
किस अनुसूची में है। यह भी प्रश्न बन सकता है कि अनुसूची 5 में जिन अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों की बात हो रही है उसमें वर्तमान में कितने राज्य हैं। तो 10 राज्य हैं जिनके नाम मैं आपको बता चुका हूं। साथियों, अगला है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची जो है वो संघ मतलब केंद्र और राज्य इन दोनों के बीच शक्तियों का विभाजन करती है कि कौन किस विषय पर नियम बनाएगा। तो और इसी के क्रम में वो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात करती है। आप सभी जानते हैं संघ सूची मतलब जिस पे केंद्र सरकार नियम बनाएगी, राज्य सूची मतलब जिन विषयों पर राज्य सरकार नियम बनाएगी, और समवर्ती सूची मतलब जिन विषयों पर दोनों मिलकर नियम बनाएंगे। ठीक, इसके अलावा अनुसूची 8 क्या बोलती है? अनुसूची 8 में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं शामिल हैं। जब हमारा संविधान बना था मतलब मूल संविधान, उस समय इसमें कुल 14 भाषाएं थी, पर वर्तमान में इसमें कुल 22 भाषाएं साथियों। तो बाद में कितनी भाषाएं जुड़ी? 8 भाषाएं जुड़ी। यह प्रश्न आएगा कि मूल संविधान में अनुसूची 8 के तहत कितनी भाषाएं थी? तो 14 थी। वर्तमान में कितनी है? 22 हैं। बाद में कितनी जोड़ी गई? 8 जोड़ी गई। कौन कौन सी भाषा कब जोड़ी और किस संशोधन के माध्यम से जोड़ी, उसकी बात करेंगे। 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ और सिंधी भाषा को जोड़ा। इसके बाद 1992 में 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली इन 3 भाषाओं को जोड़ा। इसके बाद 2003 में 92वां संशोधन हुआ जिसके माध्यम से मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो इन 4 को जोड़ा गया। तो 4 और 3 7 और 1 8, ये 8 भाषाएं बाद में जुड़ी। कब कब जुड़ी? 1967, 1992 और 2003। किस किस अमेंडमेंट के थ्रू? 21वें, 71वें और 92वें। ये आपको पता होना चाहिए साथियों। ये 8 अनुसूचियां तो वो हैं जो हमारे मूल संविधान में थीं। इसके बाद कुल 4 अनुसूचियां और जोड़ी गईं। जो 9वीं अनुसूची है वो क्या बात कर रही है? 9वीं अनुसूची बात कर रही है भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित। जहां पर भी जमींदारी प्रथा, जमींदारी व्यवस्था, भूमि सुधार इससे रिलेटेड कुछ आता है तो आप समझ जाइएगा कि अनुसूची 9 की बात हो रही है। ठीक, इसमें कुल 284 विषय हैं, यह पता होना चाहिए। दूसरा, इसे 1951 में पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1951 में। यह संविधान का पहला संशोधन था। साथियों, एक बात और आप याद रखिएगा कि इसमें जो विषय थे शुरू में वे न्यायिक समीक्षा से बाहर थे, मतलब उन पर किसी भी तरह का न्यायिक डिस्कशन नहीं हो सकता था, जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था। परंतु 2007 से यह व्यवस्था की गई कि अनुसूची 9 के विषय भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में आएंगे। यह पता होना चाहिए आपको कि उन्हें न्यायिक समीक्षा के दायरे में कब से लाया गया, तो 2007 से लाया गया। साथियों, 10वीं अनुसूची की बात करें तो सीधे प्रश्न आएगा कि भूमि सुधार से संबंधित, जमींदारी व्यवस्था से संबंधित मामले किस अनुसूची में है? 9 में है। कब जोड़ी गई? 1951। कौन सा अमेंडमेंट? फर्स्ट। और इसे न्यायिक समीक्षा के दायरे में कब लाया गया? 2007। यह पता होना चाहिए। 10वीं अनुसूची की बात करूं तो जो दल बदल होता है, कोई नेता किसी पार्टी से चुनाव लड़ा, पार्टी बदल ली, उस सब को रोकने के लिए कानून इसमें दिया गया है। साथियों, इसे 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 1985 में। कब जोड़ा गया? किस अमेंडमेंट में जोड़ा गया? यह पता होना चाहिए ताकि जो दल बदल हो जाते हैं चुनाव के बाद ये ना हो। 11वीं और 12वीं अनुसूची साथियों, ये दोनों ही पंचायत व्यवस्था से संबंधित हैं। 11वीं की यदि मैं बात करूं तो ये पंचायती राज संस्थाओं की बात करती है और इसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसमें कुल 29 विषय हैं। वहीं यदि मैं 12वीं अनुसूची की बात करूं तो जो नगरीय निकाय होते हैं, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, इन सब से संबंधित प्रावधान इसमें शामिल किए गए हैं। इसे 74वें संशोधन से जोड़ा गया और इसमें कुल 18 विषय हैं। तो कितने विषय हैं ये भी आएगा, किस संशोधन से जोड़ा ये भी आएगा और क्या बात हो रही है ये भी आएगा। नगरीय निकायों की बात हो रही है 12वीं अनुसूची में, जिसमें कुल 18 विषय हैं। ये थी पूरी हमारी अनुसूचियां। मैंने पूरे उन बिंदुओं को आपसे साझा करने का प्रयास किया जहां से प्रश्न बन सकते हैं। उम्मीद है आपकी किसी ना किसी तरह की मदद होगी। हमारे नोट्स, हमारे कंटेंट को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।